राजनीति के अखाड़े में ढोल बजना शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पहलवान अपना अपना लंगोट कसकर राजनीति के अखाड़े में उतर चुके हैं और इंतजार है तो सिर्फ आरक्षण का। कई सारे राजनीतिक पहलवान ऐसे भी हैं जो अपने लंगोट को अभी भी कस के कस रहे हैं और एक सदी हुई रणनीति बनाकर चुनाव में उतरने की फिराक में हैं। हमारे साथ रामपाल जी हैं, बीरा गांव से हैं और बीरा सीट से जिला पंचायत उम्मीदवार हैं। बशर्ते सीट जो है या तो बैकवर्ड हो या सामान्य हो। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जो कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने जनता का राज न्यूज़ चैनल की तरफ से, जिसका नाम है द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ दी जिला पंचायत। तो बहुत बहुत पुनः आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। अब जैसा कि शुरुआत से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी शिक्षा से, तो हमें कुछ बताइएगा कहाँ से शिक्षा की आपने। जी, सबसे पहले तो मेरा जो हाई स्कूल हुआ है वो परम पूज्य स्वामी जी के विद्यालय से ही शुरुआत हुई मेरी। तो हाई स्कूल BNB इंटर कॉलेज से है और इसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया क्योंकि मेरे बड़े भाई वहाँ इलाहाबाद में पहले से ही थे वहाँ पे। तो इलाहाबाद में जो KP इंटर कॉलेज है वहाँ से मेरा इंटरमीडिएट हुआ है और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन है और इसके बाद मैंने समाजशास्त्र और संस्कृत से MA किया है। अच्छा, आप MA कर चुके हैं। जी जी जी। और जैसे बात की आपने अपने कॉलेज की, तो कॉलेज की कुछ यादों के बारे में बताइए। क्या वहाँ भी आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, राजनीति में इंटरेस्ट रहा उस जमाने से? ना, इसके पहले राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं रही मेरी। और हाँ, जैसे कॉलेज वगैरह में राजनीति का और सांस्कृतिक चीज़ों में ज़रूर मेरी दिलचस्पी रही है। तो जैसे शुरुआत में नाटक वगैरह इन सब चीज़ों में हिस्सेदारी रहती थी। अच्छा, नाटकों में पार्टिसिपेट करते रहे? इसके पहले हुआ है मेरा। और खेल वगैरह में रुचि रही है मेरी और राजनीति से नहीं रही। विशेष रूप से क्रिकेट वगैरह में भी बहुत खेला हूँ। लेकिन हाँ, राजनीति तो मेरा जब से ये अन्ना जी का जो आंदोलन चला है तो उसमें हम लोग सहभागिता करते रहे हैं। अच्छा, उनके आंदोलन में आप? जी हाँ, जी हाँ। उनके साथ मौजूद ना, वहाँ पे साथ नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे लोकल से सपोर्ट किया हम लोगों में, यहाँ पे ज्ञापन देना और जैसे वो लोग वहाँ पे धरने पे बैठते थे हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठ जाते थे। तो उसमें सहयोग करते रहे हैं। तो यही जब आगे चल के फिर जब राजनीति में तब्दील हुआ तो जब दो पहलू थे उसमें। जो अन्ना जी का आंदोलन था तो उसमें कुछ लोगों की विचारधारा थी कि हमें राजनीति में जाना चाहिए, कुछ लोगों की विचारधारा थी कि नहीं जाना चाहिए। तो जब उस तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक उपेक्षा की आंदोलन की और उन्होंने कहा कि अगर आप में क्षमता है तो आप संसद के अंदर आ जाओ और कानून पास कर लो। जो हमारी मुख्य लड़ाई थी जन लोकपाल वाली। तो वास्तव में अगर कोई जनप्रतिनिधि है और आप एक जिम्मेवार पद पर बैठे तो शायद मेरे ख्याल से ये बात शोभा नहीं देती। आपको जिम्मेवारी पे बैठा है तो उस चीज़ को आप समझिए और अमल कीजिए उस चीज़ पे। तो जैसे ये आम आदमी पार्टी बनी तो हम लोगों को ये लगा कि हमें इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले आंदोलन में साथ रहा, इसके बाद हमने पार्टी की तत्काल सदस्यता ले ली। बिल्कुल, जैसे आप देखा हमने कि हाँ, आम आदमी की पार्टी या आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के आप बैठे हैं। तो सबसे पहले तो पार्टी की क्या रणनीतियाँ हैं, उसके अलावा उस पर थोड़ा जिक्र करिएगा कि ये कब से पार्टी आपने ज्वाइन की है, उसके पीछे उद्देश्य तो आप बता ही चुके हैं। तो कब से पार्टी, आम आदमी पार्टी कब से ज्वाइन किया आपने? 26 नवंबर 2012 को पार्टी बनी थी। इसके तत्काल बाद हमने इसकी सदस्यता ले ली थी पार्टी की। अच्छा, जब से पार्टी जी बनी हाँ, है, जब से पार्टी बनी है तब से शुरुआती सदस्य हम उसकी पार्टी से और लगातार इसमें काम कर रहे हैं। बात करते हैं जो लोग अक्सर कहते हैं, अक्सर चर्चाएं जब होती हैं तो लोगों का कहना है कि राजनीति एक शॉर्टकट है ज़्यादा पैसे कमाने का, दबा के पैसे कमाने का। तो सबसे पहले तो इस पर अपने विचार आप रखिएगा और दूसरी बात कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अभी क्या व्यवसाय करते हैं आप? तत्काल मैं LIC एजेंट हूँ तो वही मेरी इनकम है। और इसके पहले मैं PCO किया था तो PCO में भी मेरा बढ़िया व्यवसाय चलता था। इसके बाद LIC एजेंट भी, दोनों चीज़ साथ में चलती रही। वर्तमान में मैं LIC एजेंट हूँ, उसमें बढ़िया। बिल्कुल, पहला सवाल जैसा कि लोग कहते हैं, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो LIC है, मुझे इस संस्था पे गर्व है कि आज भी आप किसी से भी पूछ लीजिए, LIC में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है।
ये मैं यहाँ दावे से कह रहा हूँ। कभी मतलब LIC में अगर कहीं भी एक पैसा लगता है तो उसकी रसीद कटती है काउंटर पे, वरना कहीं पैसा नहीं लगता है। तो मैं भी अभी जिस संस्था में काम कर रहा हूँ वो भी एक भ्रष्टाचार मुक्त है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। साथ ही साथ पहले पहलू को छोड़ दे, पहला सवाल था इसी में जो जुड़ा था जी। कि लोग कहते हैं कि राजनीति एक शॉर्टकट है खूब सारा पैसा बटोरने का, कमाने का। तो इस पर क्या क्या विचार है आपके? राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं आप? अब मेरा मानना है यहाँ तक कि अब व्यक्तिगत सोच है लोग बागों की। कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जा रहा है और तो उसे शॉर्टकट मान ले, क्योंकि वो प्रशासन के और नज़दीक हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि राजनीति में पहुँच के अच्छी समाज सेवा की जा सकती है अगर लोग व्यक्तिगत स्वार्थ ना देखें तो। अगर हम अपने स्वार्थ में ही रहें तो फिर वो पैसे कमाने का ही जरिया रहेगा उनके लिए। और जिस वजह से हम लोग आए पार्टी में तो वो कारण ही यही था कि जब कोई एक साफ सभी का व्यक्ति आया है तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति का सहयोग करें। हम लोग इसी वजह से पार्टी में आए। और जैसे एक साफ़ सुथरा काम हो रहा है तो कई चीज़ें देखी कि दूसरी पार्टियां भी अब बेबस हो रही हैं, क्योंकि जैसा कि दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में देखिए भ्रष्टाचार पे बात हुई, काम किया उन्होंने। बिजली पे बात हुई, काम किया उन्होंने। भ्रष्टाचार पे जो बात हुई तो करीब 50 कर्मचारियों पे कार्रवाई की। और दिल्ली में जो है शुरुआत ही में जो 49 दिन की सरकार बनी थी तो दिल्ली सरकार के पास एक एक एंटी करप्शन ब्यूरो ACB थी। तो इन्होंने अनियमितता पाई प्राकृतिक गैस के मामले में, तो मुकेश अंबानी और M वीरप्पा मोइली इनके खिलाफ तत्काल FIR करवाई इन्होंने। जैसे ही इन्होंने FIR करवाई है कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने ये अधिकार भी छीन लिया उनसे। तो एक ये भ्रष्टाचार वाला हो गया। दूसरा देखिए बिजली पर जो काम किया है, हम लोग हाफ बिजली कह के आए थे कि बिजली का रेट हाफ करेंगे। जैसी सरकार बनी बिजली का रेट हाफ किया। पानी 20,000 लीटर तक हम लोगों ने मुफ्त किया। अब पानी की बात करते हैं, पानी हमें प्रकृति ने दिया है, क्या हम प्रकृति की चीज़ों पर भी पैसा लेंगे? उस पर भी टैक्स लगाएंगे? कल के दिन 1 मीटर लगा देंगे घर में, बोले आपने इतनी ऑक्सीजन ली है। तो यही हमें भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये भगवान ने दी है हमें, हम इस चीज़ों पर पैसा लगेगा हमें। तो देखिए पानी फ्री हो गया। आज जो स्वास्थ्य की स्थिति है दिल्ली में, स्वास्थ्य में ये है कि आपको सभी प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, सभी प्रकार की जाँचें मुफ्त होंगी दिल्ली में। हर एक मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक है। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़, दवाई या कोई भी जांच आपको नहीं हो पाई तो दिल्ली सरकार का एक नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको वो सुविधा मिलेगी। इसके बाद शिक्षा का नंबर, शिक्षा के हमारा जो मौलिक अधिकार है। जो दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल थे तो है क्या कि आजकल वो राजनीतिक व्यक्तियों की कॉलेज हैं। मैनेजमेंट का कोटा आप जानते होंगे, तो जो मैनेजमेंट का कोटा था वो इनकम का जरिया था इनका, वो ख़त्म कर दिया दिल्ली ने। दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल हैं कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ख़त्म आपका। और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधा दे रहे हैं। तो आज स्थिति ये है कि सबसे पहले वहाँ सरकारी स्कूल फुल होते हैं, बाद में लोग कोई क्या देगा पैसा। अपने क्षेत्र में क्या क्या जो इतनी समस्या आपने गिनवाई, तो अपने क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं क्या क्या नज़र आती हैं आपको जिन पे काम करना चाहिए, या आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या मूलभूत या क्या कमियां नज़र आती हैं? अभी आपको उस मुद्दे पे बाद में आएंगे, पहले तो कमियां आप गिनवाई हैं जो लगता है आपको कि यहाँ इनको सुधरना चाहिए लोकल में। हाँ बिल्कुल। एक तो देखिए सबसे पहले तो शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे, जो अभी वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि जो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, इन्होंने अभी जो चैलेंज किया था दिल्ली सरकार को कि अगर आप आइए हम मतलब शिक्षा पर बहस कीजिए। तो दिल्ली से जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बहस थी, एक दूसरे के स्कूलों पर कटाक्ष किया गया था। मनीष सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ कहना था, आम आदमी पार्टी का कुछ कहना था। तो मनीष सिसोदिया जी तत्काल आए, लखनऊ आए भी, बोले हम बहस करने को तैयार हैं, आपका विद्यालय देखने को तैयार हैं, और आप हमें एक विद्यालय दिखा दीजिए, हम आपको 1000 विद्यालय दिखवाएंगे दिल्ली में। तो बाकी पूरा हुआ, यहाँ पे कहीं जाने नहीं दिया, पूरी पुलिस लगा दी इन्होंने। तो सबसे पहले तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है
अगर हमें कहीं खेत में या ऊसर में भी बैठा दिया जाएगा तो हम शिक्षा से वो जगह भी अच्छी कर लेंगे। शिक्षा से हर एक मतलब जो शिक्षा की चाबी मिलती है, चाहे जिस ताले में लगा दीजिए, ये मास्टर की है आपकी। वो व्यक्ति, जैसे आप स्वच्छता को ले लीजिए, अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो स्वच्छता भी कर लेगा। रोजगार को ले लीजिए, अगर शिक्षित होगा तो वो रोजगार की समस्या भी ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहला तो मेरा जो है कि जो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी अब रोजगार वाली बात है, और शिक्षा हो गई, आपको रोजगार मिल गया, तो बाकी के काम इन सब चीज़ों से आपके अच्छे हो जाएंगे। तो जो मूलभूत सब जो ज़रूरतें हैं यहाँ की, शिक्षा और रोजगार, ये चीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई खिलाड़ी होता है, तो किसी न किसी खिलाड़ी से इंस्पायर होता है या उस फील्ड में जाता है। आप एक राजनेता हैं, आप किस किस नेता को, पहले तो एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जिसे देख के आप उसके जैसा बनना चाहते हो, जी, उसको एडमायर करते हो, और दूसरा कोई क्षेत्रीय नेता या जिसकी वजह से आप राजनीति में आए हो? तो राजनीति में आना तो मेरा, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि एक जहाँ वैसी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति, और अच्छा व्यक्ति चाहे जिस मंच पे आए और जिस क्षेत्र में आए, मैं उस व्यक्ति का सपोर्ट मतलब करूँगा उस व्यक्ति को, चाहे जिस पार्टी में हो। अगर मुझे लगेगा कि ये सही दिशा में जा रहा, तो उस व्यक्ति का भी सपोर्ट करूँगा। तो ये इसी वजह से मैं राजनीति में आया यहाँ पे। तो हाँ, बिल्कुल। नेता जो, जैसे मैंने पूछा कि कोई नेता तो केजरीवाल जी मेरे आइडियल है। कोई क्षेत्रीय नेता, या मैं आपको छूट देता हूँ कि आप एक से ज़्यादा भी नाम ले सकते हैं, जो पसंद हो। और राज्य की बात है तो जो प्रशासनिक क्षमता जो माननीय कल्याण सिंह जी में मैंने देखी है, तो अभी तक तो शायद मुझे नजर नहीं आई यहाँ पे यूपी में। हाँ, जो कल्याण सिंह जी की जो प्रशासनिक क्षमता और कुशल नेतृत्व रहा है उनका, और जो भर्तियाँ हुई थी उनके कार्यकाल में, अच्छी भर्तियां हुई, साफ़ सुथरी भर्तियां हुई। और अब तो जो भर्तियां होती हैं तो आपका फार्म भी नहीं पड़ा, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है। तो हाँ, तो ये चीज़ें मतलब ये गलत हो रही हैं, ये नवयुवकों से और खिलवाड़ हो रही है इसमें। हाँ, कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं हम लोग जो पढ़ने को जाते हैं, सालों पढ़ते हैं, और पूरा पता चला कि 3-3 साल में भर्तियां पूरी नहीं हो पाती। आपका रोज रिजल्ट लटका है, फिर इंटरव्यू लटका है, सब कुछ हो गया तो आपकी नियुक्ति लटकी है। तो ये सब चीज़ें जो गलत हो रही हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है लोग। अब ऑडियंस भी आई थिंक आपके बारे में जी कुछ जानना चाहेगी और डीपली आपको जानना चाहेगी। और मैं भी कहूँगा कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं और ऐसे पल जो आपको साहस देते हो, ऐसी यादें जो आपको हंसने पर मजबूर करती हूँ, तो ऐसे कोई किस्से हमारी ऑडियंस को सुनाइए और हमें भी सुनाइए आप। नहीं, ऐसे विशेष किस्से तो नहीं है। हालांकि मेरा स्वभाव ही एक नॉर्मली रहा है, कभी भी किसी से हंस के बात करना आराम से। और सबसे पहले ये रहता है कि मेरे द्वारा कष्ट ना हो किसी को। नॉर्मली ये होता है हाँ कि किसी को कष्ट ना हो। और अभी तक की ये लाइफ है एकदम संघर्ष की निकली है अपनी। और हम लोग साधारण परिवार से हैं, कोई वैसा नहीं कि बहुत हाई फाई परिवार से हों या वैसा। और मेरे पिताजी भी एक साधारण किसान थे। कुछ जिक्र करिए पिताजी के बारे में, कुछ बताइए कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे इतना बेहतर तरीके से आप सब लोगों को पढ़ाया। पिताजी का एक सीधा शिक्षा का जो मैंने बताया, तो उनका उद्देश्य ही था कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम था, और चाहे जितना जो कुछ खर्च हो या जो कुछ भी लगे, हर एक टाइप से शिक्षा में वो करना। तो हम सभी चार भाई हम लोग सभी भाई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और वर्तमान में सब लोग अपना सभी भाई और भाभियाँ वगैरह भी सब लोग अपना मतलब शिफ्ट हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो पूरा टोटल जो शिक्षा पे होगा हम लोगों का शिक्षा वर्तमान में, जैसे जो बड़े भैया हैं मेरे, तो वहाँ में मेडिकल स्टोर हैं, वो देख रहे हैं। उनसे जो छोटे भैया हैं मेरे, नैनो PWD में यही हैं, हाँ, दूसरे नंबर के भैया। और मेरी दूसरे नंबर की जो भाभी जी हैं वो भी टीचर हैं। तीसरे नंबर के भैया हैं वो शिक्षा मित्र हैं, और भाभी भी टीचर हैं। मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में, तो बाकी अब LIC और बस बाकी ये सब चीज़ अपना देखता हूँ। अब बात करते हैं, जैसे आपके ज़माने की जो शिक्षा थी, या आपके ज़माने के जो लोग थे, खासतौर पे जो युवा थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जी, उस ज़माने के स्टूडेंट में और आज के जो स्टूडेंट में क्या अंतर देखते हैं आप? शिक्षा का है जैसे, तो सबसे पहले तो
अगर हमें कुछ सीखना है तो जो हमारा सीखने का सोर्स हमारे गुरु होते हैं, तो वो सम्मान जरूरी है। अगर हमें किसी से कुछ लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो जब तक हमारे अंदर उस आदर भाव नहीं होगा हम कुछ नहीं सीख सकते। तो एक ये चीज़ में कमी आई है इसमें, वर्तमान में ये बहुत बड़ी कमी है शायद। और जो गुरु शिष्य का जो नाता है वो तो वाकई शायद माता पिता के बाद तीसरा व्यक्ति गुरु ही होता है। और जब तक गुरु के प्रति हमारे भाव अच्छे नहीं होंगे, हम एक शिक्षा ले लीजिए और बाकी भी चीज़ों में कुछ नहीं सीख सकते। तुम्हें हो माता जब पिता तुम्हें हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की, शिक्षा की बात की, आपकी पार्टी आगे यूपी में भी उतरने वाली है, पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है, तो आगे जो मुद्दे रहे, दिल्ली में जो मुद्दे रहे, क्या वही मुद्दे रहेंगे या यूपी में कुछ और मुद्दे लेके आगे चलेंगे? और दूसरी बात, जिला पंचायत में पार्टी का कितना असर रहेगा यहाँ पर भी, ये चुनाव जो होने वाले हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो पार्टी जो है या पार्टी के झंडे तले जो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कितना अंतर समझते हैं आप वोटिंग में, वोट बैलेंस में? क्या क्या कोई अंतर समझ में आएगा आपको, या पार्टी इन चुनावों में कोई रोल प्ले करेगी? अब पार्टी ऑलरेडी पहले ही कह चुकी हैं कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। और जो अभी कुछ दिनों पहले ही जो हम लोगों की मीटिंग हुई है, और जो उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी हैं, तो जो पूरे यूपी में 3121 सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य की, सभी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसमें। और पूर्ण रूप से पार्टी ये मानिए कि जो विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल होने वाला है हमारा, तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बेशक आज हम लोग जैसे गांव में जाते हैं तो हमें किसी भी गांव में ये नहीं बताना पड़ता कि ये आम आदमी पार्टी, अगर उसका नाम ही ले लिया तो व्यक्ति स्वतः बताता है। और अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा मिल गया कि जो दिल्ली गया हो या दिल्ली में रह रहा हो, तो वो हम लोग बताते हैं, वो प्रैक्टिकली बताता है हमें कि दिल्ली में ये सही बता रहे बोले ये लोग। तो बेशक अब मूलभूत चीज़ों पे ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तभी तो हम आगे सोच पाएंगे। मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, हम सवाल ही नहीं कर पाएंगे। हम आपकी घर की समस्याओं से परेशान हैं, सवाल क्या करेंगे? तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं सबसे पहले उन्हीं पर ही चर्चा होनी चाहिए, उन्हीं पर चुनाव होना चाहिए। और ये सब मुद्दे हट रहे यहाँ पे, क्योंकि घोषणापत्र में तो होते हैं लेकिन काम नहीं होता इन चीज़ों पे, खाली वो लिखने को होता जैसे। हाँ, तो ये है। एक बात और कहूँगा मैं, लोग कहते हैं कि अगर किसी को नेता बनना है तो चालाकी सबसे बड़ा गुण होता है नेता बनने के लिए। और आप, जैसा कि लोगों ने कहा कि आप बहुत शरीफ हैं और आप नेतागिरी के एक ढांचा जो है या सांचा जो है उसमें फिट नहीं होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? शायद चालाकी की लाइफ नहीं होती मेरे ख्याल से। चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चलती। हाँ, क्योंकि जब जी हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, चालाकी भाई कितने दिन चलेगी आपकी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी चालाकी उजागर होनी है। हाँ, और जब अगर पब्लिक ने चालाकी कर दी तो तब आप कहीं के नहीं रहेंगे, तब आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा। बिल्कुल। जब आपके बारे में मैं अपनी रिसर्च कर रहा था थोड़ी बहुत, जो मैंने की अपने हिसाब से, तो उससे मुझे पता चला कि आपने जो डॉरी है, जो दहेज है, वो नहीं लिया था या आपकी कोई मांग नहीं थी। जी जी। तो और आज के समाज में जो आप देखते हैं कि युवा वर्ग है या जो भी है, या युवा वर्ग कहता है कि नहीं दहेज नहीं लूँगा मैं, लेकिन उनके पेरेंट्स किसी न किसी तरीके से मजबूर कर दें उसे, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? या दहेज प्रथा जो है? बेशक दहेज तो एकदम गलत प्रथा है इस समाज में, और मेरे ख्याल से अगर इसमें महिलाएं आगे आएँ तो इससे भी एकदम निजात पाई जा सकती है। क्योंकि जैसे आज कोई बच्ची है, आज वो दहेज के कारण परेशान है उसका परिवार, कल वही बच्ची जब उसके बच्चे बड़े होंगे तब अगर वो हस्तक्षेप करे अपने घर परिवार में कि मैं अपने बच्चे की शादी दहेज रहित करूँ, तो शायद बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर इसी चीज़ से पड़ेगा। अगर घर के अंदर ये आवाज़ उठ गई कि मैं अपने बच्चे की शादी दहेज रहित करूँगी,
तो शायद फिर घर का कोई सदस्य नहीं है जो कुछ हिल सके। हाँ, तो ये बहुत बड़ी प्रथा है जो समाप्त हो सकती है। जो लोग आपको देख रहे हैं जी, तो उनको दोबारा अपने मुद्दे, ये तो पार्टी के मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उन तक अपने मुद्दे पहुंचाना चाहें या बताना चाहें कि हाँ आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, पार्टी जिन मुद्दों पर लड़ रही है वही मुद्दे हैं या इस पे हट के कोई मुद्दे हैं आपके, तो आप जो लोगों को बताना चाहें। देखिए, जैसे हम लोग करीब 1.5 साल से बराबर गांव-गांव जा रहे हैं, तो गांव में जाते हैं, व्यक्तियों से नॉर्मल मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक अलग अलग समस्याएं हैं गाँव की। कहीं रास्ताओं की समस्या है, पानी की समस्या है और बिजली वगैरह हो गई, और शमशान घाटों की भी समस्याएं हैं। तो इनमें से ढेरों समस्याएं आ रही हैं, हम लोग ये सब चीज़ें नोट भी कर रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं जो पंचायत से रिलेटिव हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पंचायत के क्षेत्र के बाहर हैं। तो बेशक अगर पंचायत चुनाव में सफलता मिलती है तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे, इन चीज़ों को, या तो अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में। अगर पार्टी के हिसाब से आगे को मिलता है, कुछ ज़्यादा सदस्य चुनाव जीतते हैं, तो अध्यक्ष के रूप में अगर आगे बढ़ता है तो बेशक उसमें काम करेंगे। और अगर ये चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही तो सबसे पहला ये रहेगा कि जो व्यक्ति हैं हमारे हैं, जो समस्याएं हैं हमारी, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। अगर कोई भी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उन मुद्दों पर सहमत है तो हम उसके साथ हैं, और अगर उन पर सहमत नहीं है और आरक्षण अनुकूल होता है अध्यक्ष पद का तो फिर नामांकन भी होगा। पब्लिक का सहयोग करेंगे, उस पर काम करेंगे, ये एकदम समर्पित रूप से, क्योंकि हमारा जो है, जो आम आदमी पार्टी का एक स्वराज का है और राजनीति बदलने ही आए हैं हम। बेशक अगर जो ये सब चीज़ें हैं, हम तो कहते कोई दूसरी पार्टी करे ना, हम लोग घर बैठ जाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग मतलब समय ही वो कर रहे हैं, समाज सेवा ही कर रहे हैं, तो ये सब करने लगे और हम इस सब चीज़ों में कंपटीशन बढ़े। हम कहते हैं हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री की, यूपी में आप 400 यूनिट फ्री करो ना, हम आगे निकलो हमसे। 6 साल हो गए दिल्ली में, 6 साल में बिजली का रेट नहीं बढ़ा दिल्ली में, आपके यहाँ रेट बढ़ते हैं। तो इस चीज़ पे करो ना कंपटीशन। शिक्षा पे जो हम विद्यालय दे रहे दिल्ली में, आप उससे बेहतर बनवाओ ना, हम यही चाहते हैं, सभी सरकारें करें। तो इस जब इन कामों पे कंपटीशन हो तो लाभ किनको, पब्लिक को होगा, वही हमारा उद्देश्य है। और लोग कहते हैं कि पहले व्यक्ति शरीफ होता है, सज्जन होता है, जनता के बीच जाता है, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतता है उसके बाद उसमें अकड़ आ जाती है। जी हाँ। और जनता के बीच में क्या, जनता के बुलाने पर, पुकारने पर, हाथ जोड़ने पर भी उसको दर्शन नहीं देता है। जी हाँ। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या नेता बनने के बाद आप भी बदल जाएंगे? अब ये तो एक विश्वास दिला सकता हूँ मैं, लेकिन जो जनता कहती है वो सही कह रही है, क्योंकि उनके साथ होता ही यही है। आप किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए, आप देखिए सांसद विधायक का पता ही नहीं चलता। ये लोग, और जैसे इन लोगों के ऑफिस होते हैं, हमारे ख्याल से तो सांसद का कहीं ऑफिस नहीं है राठ में और न जाओ तो कहीं आते ही नहीं हैं। या कभी भी आप ये देख लीजिए कि जो वैसे तो नुक्कड़ सभाएं होती हैं आपकी, आज कभी नुक्कड़ सभाएं हुई, समस्या भी तो कभी पूछ लीजिए। वोट तो मांग लेते हैं हम, कभी किसी की समस्या हुई तो पूछिए। तो वास्तव में ये सब जब बहुत दूर है तो विश्वास ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो जो जनता कह रही है वो सही कह रही है कि जो शुरुआत में कहती कुछ हैं, बाद में करती कुछ हैं, तो सही। इसके लिए बस मैं खाली अब केवल जैसे सभी ने कहा तो मैं खाली विश्वास दिला सकता हूँ अभी तक, और वास्तविकता तो तब साबित होगी कि जब मैं बाद में इन सब चीज़ों पे अमल कर जाऊँ, तो मैं भी सही हूँ, नहीं तो मैं भी बस आम लोगों की तरह हूँ। तो इस सब चीज़ों में विश्वास दिला सकता हूँ। और है कि नॉर्मली अगर हम किसी भी कैंडिडेट के थोड़ा बैकग्राउंड देख लें, कि जैसे आज तो हम पब्लिक के बीच में पहुँच गए, वास्तव में आपका जो नेता आप जैसे चुनने जा रहे हैं, क्या वो पब्लिक के बीच में पहले रहा है?
अगर उसका हम बैकग्राउंड देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे जितने भी नेता आए थे, ज़रूर बिल्कुल हर एक का बैकग्राउंड पता कीजिए आप। हाँ, जो बात कह रहा है क्या उसने वो चीज़ कभी की है? अगर वो वास्तव में की होगी तो वो कर सकता है। और पता चला कि वो दिल्ली में रहने वाला, लखनऊ में रहने वाला, एसी में रहने वाला, और कहे कि मैं आपके साथ सड़कों पे लड़ाई लड़ूंगा, तो शायद वो नहीं लड़ेगा, वो झूठ बोल रहा है। युवाओं के लिए कुछ खास संदेश, केवल युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो देखिए, युवा हमारे समाज की एक ताकत होते हैं। तो मेरा मानना है तो युवा हर एक क्षेत्र में आगे आए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है तो उसे बिल्कुल सबसे पहला कर्तव्य तो युवा का ही है। आप उसे आगे बिल्कुल संभालिए, चाहे वो जो कुछ हो। तो बेशक हर एक मुद्दे पर, और मेरा मानना है कि सवाल होने चाहिए, राजनेता से भी सवाल होना चाहिए। जो व्यक्ति समाज में जाए, जो कुछ बोले, तो आज तो इतनी सुविधा है, मोबाइल उठाओ रिकॉर्ड कर लो, बेशक बिल्कुल, और उस व्यक्ति को रिकॉर्ड करते रहो, और इसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो उसे सोशल में वायरल करो आप, अगर वो काम नहीं कर रहा, और उसे पकड़ो, राजनेता को पकड़ो उसे। और अगर इतने के बावजूद वो कहीं ना मिले तो जब सड़क पे आए तो ढूंढ के जाओ और वो सवाल करो उस पर। या तो वो राजनीति सही तरीके से करेगा, जो काम बोले वो काम करेगा, या राजनीति छोड़ के भाग जाएगा। हमारे साथ रामपाल जी थे और आप देख रहे थे हमारा खास शो द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ द जिला पंचायत। आशा करते हैं इस बातचीत से आपको सुनकर इस बातचीत को मज़ा आया होगा, और आप भी अगर एक वोटर हैं तो अपनी विचारधारा को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बदलिए, और हर कैंडिडेट के बारे में तहकीकात करिए, जानिए कौन जीतने के बाद आपके बीच रहेगा और कौन दुम दबा के भाग जाएगा। तो नमस्कार, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।